नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सलाम एजुकेशन की इस महत्वपूर्ण क्लास में जहां हम सीटीईटी 2022 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। और यह क्लास आपको यह समझने में मदद करेगी कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण की। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि 2018 में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंशानुगत और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है। आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वंशानुगत और पर्यावरण की भूमिका पर यानी भूमिका के बारे में सत्य है। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों वंशानुगत की और पर्यावरण की, यदि आपको ये दोनों पॉइंट पता हो दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाओगे। वंशानुगत मीन्स होता है दोस्तों, मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वंशानुगत मीन्स यानी कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे पूर्वजों के द्वारा वही हार्मोन्स या फिर वो जो लक्षण है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो वो कहलाता है दोस्तों क्या, अनुवांशिक, अनुवंशगत। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट्स में जो लक्षण थे, उनके जो पूर्वजों में जो लक्षण थे, वही लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, सो वो कहलाता है दोस्तों वंशानुगत। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बात करूँ दोस्तों, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं दोस्तों जो अलग दिखाई देते हैं और वो लक्षण हमें हमारे पेरेंट्सों के द्वारा मिले हुए होते हैं। वो चाहे हमारे रंग की बात करें या फिर जो है हाइट की बात करें, तो बहुत ऐसे जो लक्षण होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया गया आपको पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स हमारे आसपास का जो वातावरण है या हम जिस समाज में रह रहे हैं उन लोगों का क्या व्यवहार है या फिर हम उनसे क्या सीख रहे हैं। सो ये जो पूरा जो है दोस्तों, या हमारे आसपास का जो पूरा माहौल है, हम जिस जगह रह रहे हैं, समाज में बहुत अच्छा उदाहरण कह सकते हैं, सो वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो इन दोनों का बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वो चाहे नेगेटिव की बात करें या फिर पॉजिटिव की बात करें, यदि पर्यावरण या जो वंशानुगत या फिर पर्यावरण सही अच्छा से नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बालक में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और यदि सही मिला तो दोस्तों पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सरल करने का प्रयास किया। अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। सो आपके पास ऑप्शन है, बालक के कुछ पहलू जो है दोस्तों वंशानुगत से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और कुछ पहलू जो है पर्यावरण यानी कि पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसको मैं पुनः रिपीट करता हूँ, यानी कि विकास के कुछ पहलू जो है वंशानुगत से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, और कुछ पहलू जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे पॉइंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। एक बच्चे की सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीन पर निर्भर करता है। अब ये जीन मीन्स आनुवंशिकता की बात कर रहा है दोस्तों। सो ये इस प्रकार से आप पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिनके पेरेंट्स जो है गरीब है या फिर अशिक्षित है, तो उनके बच्चे भी या फिर उनका यानी कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिनके पेरेंट्स या फिर उनके जो पूर्वज है कभी जो है शिक्षित नहीं हुए, वो गरीब ही रहे, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाला जो संतान या आने वाला जो बच्चा है वो भी गरीब ही होगा या फिर उनके जो लक्षण है उसी प्रकार से होंगे। ये कहना यहाँ पे नेगेटिव होगा दोस्तों, क्योंकि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो गरीब फैमिली से है लेकिन उसको अच्छा वातावरण, अच्छा साधन यदि दिया जाए, तो वो बच्चा भी उन अमीर बच्चों की तरह जो है पढ़ सकता है और कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि जीन्स पर ही यानी कि निर्धारित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा देखभाल और पौष्टिक आहार किसी भी विकार को यानी किसी भी विकार को यानी कि मात दे सकता है जिससे बच्चा पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ये भी कहना थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा दोस्तों, क्योंकि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको पौष्टिक आहार आप बहुत अच्छा दे रहे हो और जिससे कि बच्चा पैदा हो यानी कि बच्चा कैसा भी पैदा हुआ हो, लेकिन आप पौष्टिक आहार के माध्यम से बच्चे को अच्छा बना सकते हैं, तो ये भी कहना मुश्किल है, यानी कि ये भी कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों अनुवांशिक और पर्यावरण का दोनों का महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन आप देखते हैं दोस्तों, केवल बच्चों की भाषा। सो केवल शब्द आया दोस्तों, जहां पे सीटीएट का यदि आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो केवल शब्द को बहुत अच्छा से देखना है दोस्तों। केवल शब्द आपका ज्यादातर, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि 90% जो है दोस्तों केवल शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, या केवल शब्द वाले जो ऑप्शन होते हैं वो गलत ही होते हैं। ठीक है, अब देखना ये होता है कि क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछा गया या पॉजिटिव पूछा गया। जैसे आपको यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया सत्य, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि विकास के कुछ पहलू जो होते हैं ना वंशानुगत पर आधारित होते हैं और कुछ पहलू पर्यावरण पर। ठीक है, सो यही इस क्वेश्चन का
राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों वंशानुगत पर्यावरण की क्या भूमिका, वंशानुगत और पर्यावरण की क्या भूमिका होती है किसी बालक के विकास में। ठीक है, यानी कि ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और थोड़ा गहराई में दोस्तों, और आज के पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। और ये क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं वो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और इन क्लासेसों के माध्यम से क्या आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का निचोड़ मैंने बहुत ही ज्यादा देने का प्रयास किया है। और ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो लेकिन पूरा पूरा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको नए 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन नए आपके यहाँ पे क्वेश्चन खड़े होंगे दोस्तों, नए क्वेश्चन तैयार होंगे, और वो वही क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आप इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों वंशानुगत और पर्यावरण की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था दोस्तों कि वंशानुगत और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और ये दोनों ही विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वंशानुगत से शारीरिक विकास जैसे कि आंख, कान इत्यादि प्रभावित होता है, यानी कि मान लीजिए कोई किसी की कैसा पेरेंट है जिनकी आंख अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी उसी का यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि उसी रंग या फिर उसी का रूप है, कहीं ना कहीं कुछ पर्सन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और पर्यावरण और शिक्षा, समाज और अनुभव ये परिवार के माध्यम से मिलता है, और जिस प्रकार से जो परिवार है, जिस प्रकार से वातावरण बच्चे को मिलेगा, उसका भी प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे का विकास उसी तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा दोस्तों, वंशानुगत और पर्यावरण ये दोनों समग्र होते हैं, यानी ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बताया और इस क्वेश्चन का आंसर देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत से जुड़ा नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा कथन है जो प्याजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्याजे के सिद्धांत से कौन से यानी कि कौन से पॉइंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा कथन जुड़ा हुआ है। पहला जो आपको दिया गया दोस्तों कि प्याजे जी यानी कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, पहला यानी कि ऑप्शन क्या दिया गया है कि विकास जो है गुणात्मक चरणों यानी कि चरणों में होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बच्चे जो है अपने विश्व के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है सीखना निरंतर अभ्यास के माध्यम से होता है। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों बच्चे जो है अपने वातावरण का क्रिया करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्याजे महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत के आधार पर आपको यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि प्याजे के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, सो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है कि सीखना निरंतर अभ्यास में रटन प्रणाली, क्योंकि प्याजे महोदय ने कभी भी रटन प्रणाली पर या रटन वाली जो पद्धति है उस पर बल नहीं दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का गलत यानी कि गलत ऑप्शन पूछा गया था दोस्तों, यानी क्वेश्चन में गलत था, सो गलत का भाई गलत ऑप्शन यानी कि सीखना निरंतर अभ्यास के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, अब मैं प्याजे का सिद्धांत की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। सो प्याजे ने हमेशा गुणात्मक चरणों यानी कि प्याजे ने बच्चों के यानी कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास जो है कैसे होता है दोस्तों गुणात्मक चरणों में होता है, जैसे सेंसरी मोटर या फिर प्री पर्सनल। ठीक है, सो इस प्रकार से प्याजे जी का मानना था दोस्तों कि बच्चे जो है अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं, और इन्होंने कहा था दोस्तों कि बच्चे जो है अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे जितना ज्यादा गलती करते हैं बच्चे उतना ही ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि वे अपने अनुभव को ज्ञान के रूप में निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मानना प्याजे महोदय जी का था, और बच्चे यदि बार बार गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों को टोकना नहीं है, बल्कि बच्चों को पहले गलती करने देना है, और उसी गलती के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, ये मानना प्याजे महोदय जी का था। ठीक है, और निरंतर अभ्यास का जो सिद्धांत है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था, सो ये दिया गया था B.F. स्किनर महोदय के द्वारा। ठीक है, ये भी आप अच्छा से याद रखिएगा। और बच्चे अपने परिवार पर क्रिया करते हैं, यह प्याजे महोदय का सिद्धांत था। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण जो है दोस्तों ये बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति यानी कि बच्चा यदि किसी ऐसे वातावरण में, एक ऐसा वातावरण में जहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, जहाँ पे अच्छे संस्कार हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी उसी प्रकार के संस्कार हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए प्याजे महोदय कहते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण पर यानी कि पर्यावरण पर क्रियाएं करते हैं, तभी प्याजे महोदय का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, और वो देखने को मिला नेगेटिव यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों। इससे पहले ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्री ऑपरेशनल सोच की एक सीमा नहीं है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी ऐसी यानी कि कौन सी प्री ऑपरेशनल सोच की सीमा नहीं है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों संकेंद्रण की प्रवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक सोच का विकास, और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों आत्म केंद्रितता, और फोर्थ ऑप्शन है अपरिवर्तनीयता, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ संकेंद्रण की ओर। तो संकेंद्रण क्या होता है दोस्तों? संकेंद्रण में बच्चे एक समय में केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उससे कहा जाता है संकेंद्रण। केंद्रण मींस केंद्रित करना, सा मींस एक, ठीक है। यानी कि केवल एक समय में एक जो पहलू पर बच्चा ध्यान केंद्रित कर रहा है तो वो कहलाता है संकेंद्रण। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच में क्या होगा दोस्तों कि इसमें बच्चा जो है ना अपनी कल्पना और अपने विचारों के माध्यम से सोचता है, ठीक है। तो ये कहलाता है दोस्तों प्री ऑपरेशनल चरण की विशेषता, ठीक है। जो कि आपसे पूछा गया था कि प्री ऑपरेशनल सोच की सीमा नहीं है, ठीक है, नहीं है, नेगेटिव वाला बताना है। अब यदि आप देखें दोस्तों पहला ऑप्शन यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा केवल अपने यानी कि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा जो है दोस्तों प्रतीकात्मक मींस यानी कि इसमें बच्चा कल्पनाओं के माध्यम से विचार करता है, ठीक है। तो ये जो है प्री ऑपरेशनल जो है इसके माध्यम से आएगा, यानी कि पॉजिटिव है दोस्तों। इसके बाद में आत्म केंद्रितता, यानी कि इसमें बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण यानी कि केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई यहाँ पर बच्चे को होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों आपको आत्म केंद्रितता। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों अपरिवर्तनीयता, यानी कि इसमें बच्चे की क्रिया जो दोस्तों बच्चे की क्रिया को उलटने की क्षमता में कमी महसूस होती है, यानी कि प्रतीकात्मक सोच का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और इसमें समय यानी कि इसमें सीमा नहीं होती है। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों परिवर्तनीयता, यानी कि मान लीजिए कि अलग अलग शेप के कोई वस्तु आप रख रहे हो बच्चों के लिए, ठीक है, तो इनको जानना या इनको पहचानना या इनको समझना जो है बच्चे की कोई समय सीमा नहीं होती है, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। सो इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे दोस्तों, और आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे। जो कि आपसे पूछा गया था कि सोच की सीमा नहीं है, सीमा नहीं है, तो वो है दोस्तों प्रतीकात्मक सोच का विकास, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब वो क्यों, वो आपने यहाँ पर ये पूरा निचोड़ में देखा दोस्तों, ठीक है। प्रतीकात्मक विचार में क्या होता है कि इसमें अपनी कल्पना विचारों के अंतर्गत बच्चा सोचता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्री ऑपरेशनल चरण की विशेषता के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चे की सोच की यानी कि सोच में सीमाएं होती है, जैसे कि केंद्रण और आत्म केंद्रितता, ठीक है। जबकि हम प्रतीकात्मक सोच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रतीकात्मक सोच में बच्चे की विकासात्मक क्षमताओं को दर्शाता है, ठीक है, और अपरिवर्तनीय में बच्चे सोचने की सीमा यहाँ पर बच्चे की सोचने की सीमा यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला और बहुत सारे साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया भी, ठीक है, जो कि नहीं है पूछा था, और जबकि पॉजिटिव के आधार पर देखें तो ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है कि खेल का बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है। ये आपको बताना है दोस्तों कि बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है खेल के मैदान में, यानी कि खेल में बच्चों का महत्वपूर्ण यानी कि खेल का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। सो वो निम्न में से कौन सा जो है अपवाद है आपको बताना है। सो आप सभी को बताया दोस्तों कि बच्चे अभी जो एजुकेशन यहाँ पर आया है दोस्तों, वो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया, उसके माध्यम से बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो वो कहलाता है जिसके माध्यम से बच्चों का विकास यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि खेल का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि अपवाद है, ठीक है। सो आपसे अपवाद बोल सकता है या फिर नहीं है बोल सकता है दोस्तों, ठीक है। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब यदि हम पहला ऑप्शन की ओर बढ़े दोस्तों, तो आपके पास में ऑप्शन है कि वे अपने शरीर का अधिकार प्राप्त यानी कि अपने शरीर पर अधिकार प्राप्त करते हैं। क्या बच्चे खेल के माध्यम से अपने जो है अपने शरीर पर अधिकार प्राप्त करते हैं या फिर अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ठीक है। सो यदि हम बात करें दोस्तों सेकंड ऑप्शन पॉजिटिव है, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यह सिर्फ समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ठीक है। तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि कोई बच्चा यदि खेल खेल रहा है तो बच्चा केवल समय बिताने के लिए सुखद तरीका जो है सुखद तरीका के रूप में अपना रहा है, तो ये कहना उचित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद में वे नई क्षमताओं को प्राप्त करता है और उन्हें
कब उपयोग करना है ये सीखता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद में वे अपने शरीर पर अधिकार प्राप्त करता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो ये भी राइट होता है, ये भी राइट है ना, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन यानी कि राइट है दोस्तों। अब आपसे पूछा गया था अपवाद यानी कि नेगेटिव, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेगेटिव का भाई नेगेटिव यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें कि खेल जो है दोस्तों मानसिक विकास में मदद करता है और नए कौशलों के विकास में यानी कि नए कौशलों को सीखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, और खेल बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को आलोचनात्मक आलोचनात्मक मीन्स आलोचना को आपको समझना है दोस्तों, आलोचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों को आलोचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन है, क्या तुम इसका उत्तर जानते हो, या फिर सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या तुमने एक समान स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या इससे हल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों आलोचनात्मक है, तो हम इसे सबसे पहले हल करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसे एक तरीके यानी कि इसको एक समाधान के रूप में देखना होगा, सोचने के आधार पर देखना होगा। और यह आलोचना के मतलब दोस्तों एक यानी कि एक सोचने की तरीका यानी कि सोच को बढ़ावा ये देने का कार्य करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन के ऑप्शनों की, तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सोचना, यानी कि क्या क्या तुम इसका उत्तर जानते हो, तो क्या यहाँ पे बच्चा सोच पा रहा है क्या, या फिर क्या इसका उत्तर सही है, क्या उत्तर सही है, या फिर क्या तुम एक समान स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि हम इसे हल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोच यानी कि बच्चा सोच कहाँ रहा, कौन से ऑप्शन में सोच रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों। यहाँ पे पॉजिटिव जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो सोच यहाँ पे ऑप्शन में सोच बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इसमें हल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सोच के बताएगा कि कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। यदि बच्चे को पूछा जाता है कि क्या तुम्हें इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या है, तो बच्चा जो राइट उत्तर यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वही आंसर देगा, बल्कि यहाँ पे बच्चा सोचेगा नहीं। आलोचनात्मक में होता है दोस्तों जिसमें कि बच्चा सोच के माध्यम से आंसर देता है, सोचता है। ठीक है, तो वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना था, सो पॉजिटिव है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चा जो है बच्चे को बोला जाता है कि आप कौन से तरीके यानी कि इस किसी भी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, तो उसमें बच्चा सोचेगा। ठीक है, और ये था समालोचनात्मकता का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समालोचनात्मक में सोचना, सोच के माध्यम से बच्चों को यानी कि सोचने पर मजबूर किया जाता है बच्चों को। ठीक, मजबूर नहीं बोल सकते हम, सोच के माध्यम से बच्चों का विकास यहाँ पर होता है अध्ययन के प्रति, है ना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रोग्रेसिव शिक्षा को सबसे अच्छे तरीके से वर्जित करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों आपसे कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रोग्रेसिव शिक्षा, अब यहाँ पे आपने पढ़ा है दोस्तों प्रोग्रेसिव शिक्षा को, तो आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे आपको देखना है प्रोग्रेसिव शिक्षा को सबसे अच्छा तरीके से वर्णित करता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों सीख यानी कि सीखना करते हुए प्रोजेक्ट विधि या शाकाहारी विधि। ठीक है, सीखना करते हुए या फिर प्रोजेक्ट विधि या फिर शाकाहारी विधि, या फिर इसमें पूछा गया नेक्स्ट ऑप्शन थीमेटिक यूनिट्स या फिर नियमित यूनिट्स परीक्षण या फिर रैंकिंग। ठीक है, इसके बाद में व्यक्तिगत सीखना, क्षमता समूह या फिर छात्रों को लेबल करना। ठीक है, या प्रोजेक्ट विधि या फिर क्षमता समूह या फिर रैंकिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था दोस्तों। तो यदि हम बात करें दोस्तों प्रोग्रेसिव शिक्षा की, तो प्रोग्रेसिव शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट विधि और शाकाहारी विधि इसमें प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, और वास्तविक अनुभव से शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसे कहा जाता है दोस्तों प्रोग्रेसिव शिक्षा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रेसिव शिक्षा में खासकर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि और एक शाकाहारी विधि, ठीक है, सहकारी विधि, इसके बाद में वास्तविक विधि। ठीक है, वास्तविक विधि के माध्यम से यानी वास्तविक अनुभव के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जिसके जो कि आप राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सीखना
सीखना करते हुए प्रोजेक्ट विधि और शाकाहारी विधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और प्रोजेक्ट यानी कि प्रोग्रेसिव विधि यानी प्रोग्रेसिव शिक्षा क्या है उसको मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। और प्रोजेक्ट विधि जो खासकर इसमें शाकाहारी और प्रोग्रेसिव शिक्षा इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रोग्रेसिव शिक्षा को शिक्षा स्वयं जीवन है के रूप में व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा कथन है जो कि प्रोग्रेसिव शिक्षा, अब पुनः फिर से प्रोग्रेसिव से पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव शिक्षा को शिक्षण स्वयं जीवन के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, सो ऑप्शन है आपके पास में विद्यालय शिक्षा जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके उतना जारी रहना चाहिए, क्या ये हो सकता है? या फिर विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, या फिर विद्यालय में शिक्षा को सामाजिक और प्रकृति यानी कि प्राकृतिक संसार में प्रतिबद्ध करना चाहिए, या फिर जीवन की असली शिक्षक है यानी कि जीवन ही असली शिक्षक है। सो आपको बताना है दोस्तों प्रोग्रेसिव शिक्षा। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव शिक्षा क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया कि प्रोग्रेसिव शिक्षा को शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा स्वयं जीवन है, इसको व्यक्त करना है। ठीक है, सो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों प्रोग्रेसिव शिक्षा की, सो वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यदि हम बात करें दोस्तों यानी कि शिक्षा स्वयं जीवन है, यानी कि शिक्षा हम कह सकते हैं दोस्तों कि जीवन ही असली शिक्षा है, यानी कि इसमें प्रोग्रेसिव शिक्षा का मुख्य विचार इसमें आता है दोस्तों, जिसमें कि शिक्षा केवल कक्षा यानी कि कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये जीवन के अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि बच्चा हम कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चे में जैसे जैसे परिपक्वता आता है वैसे वैसे अनुभवों के माध्यम से बच्चा सीखता है और नए कार्यों को करता है, या फिर अपनी समस्याओं का समाधान उस आधार पर कर पाता है जो पहले उन्होंने गलती किया था। उस गलती से जो बच्चे ने अनुभव के माध्यम से जो सीखा है, उसी अनुभव के माध्यम से नए समस्याओं का समाधान यहाँ पर बच्चा कर पाता है। ठीक है, तो वो कहलाएगा दोस्तों एक पॉजिटिव के आधार पर यदि हम देखें तो प्रोग्रेसिव शिक्षा का एक हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, जिसमें कि जीवन में बहुत सारे अनुभव से जो है सबसे बड़ा शिक्षा जो है शिक्षक ये शिक्षा माना जा सकता है, जो कि प्रोग्रेसिव शिक्षा और सामाजिक और जो है प्राकृतिक जो है संस्कृति से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और जिसका राइट आंसर है दोस्तों विद्यालय में शिक्षा जो है सामाजिक संस्कृति और प्रतिबद्धता यानी जो है प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है, सो पॉजिटिव राइट होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्यों गलत हुआ दोस्तों कि शिक्षा जो विद्यालय जो है शिक्षा जितना संभव हो सके उतना जारी करना चाहिए। यदि इस प्रकार से सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाए दोस्तों तो ये प्रोग्रेसिव शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन उस डिग्री के प्रति बच्चों को अनुभव नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा, तो ये भी यानी कि ये गलत होगा। ठीक है बच्चों के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, कि बच्चे अपने जीवन के अनुभव से ही सीख सकते हैं, तो यहाँ भी कहना गलत होगा दोस्तों कि विद्यालय के माध्यम से बच्चे जो है अपने जो है आसपास के जो बच्चे यानी कि अपने बराबरी के बच्चे, या फिर इसमें क्या होता है दोस्तों विद्यालय के माध्यम से बच्चे जो है अपने आचार विचारों को या अपने विचारों को एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करते हैं, या फिर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, जिससे बच्चों में प्रोग्रेसिव शिक्षा का विकास यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, तो ये भी जो है यह कहना गलत होगा कि बच्चों के लिए विद्यालय आवश्यक नहीं है। ठीक है, जीवन की असली शिक्षक है। ठीक है, सो ये भी गलत है। ठीक है, सो राइट आंसर बताना था। सो विद्यालय में शिक्षक को सामाजिक और प्राकृतिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग, अब यहाँ पे पुनः फिर से एक मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों जी कि आपसे पूछा गया है कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान जो है योगदान माना जाता है। अब आपने कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ क्लासेस में चलाने वाला हूँ दोस्तों, कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं उन टॉपिक्सों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा, जहां से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाल विकास के बहुत अच्छे और बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बीच में लेके आने वाला हूं। सो उन क्लासेस को भी आप अच्छा से देखिएगा दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जाता है। सो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि उनके सिद्धांत यानी कि उनके सिद्धांत में यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक संबंध को समर्थन दिया है। क्या ये पॉजिटिव है? ये आंसर तब दे पाओगे दोस्तों जब आपने कोहलबर्ग का सिद्धांत को पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में आपको बता दूं इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या फिर यह नैतिक तर्क और क्रियाओं के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या फिर उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक
दर्शन यानी कि नैतिक दार्शनिक होते हैं। अब मैं पहले तो आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों कोहलबर्ग की ओर, और कोहलबर्ग का सिद्धांत को पहले हम समझते हैं। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या दिखाता है दोस्तों कि नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो कोहलबर्ग महोदय क्या कहते हैं दोस्तों कि इनका मानना है कि नैतिक विकास में यानी कि बच्चा क्या गलत से क्या सही कर रहा है, ये विकास और संज्ञानात्मक विकास ये दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। ये मानना कोहलबर्ग का था, और उनका सिद्धांत भी दोस्तों खासकर नैतिक तर्क और वास्तविक क्रियाओं के बीच में संबंध को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, और यहाँ बच्चों को नैतिक दर्शन यानी कि नैतिक दार्शनिक मानते थे, है ना, और इनका मानना था कि नैतिक दार्शनिक मानते थे, और जो बच्चे नैतिकता के बारे में गहरे विचार करते थे वो जो है यानी कि उनमें कहीं ना कहीं नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़ता था, यानी कि कहीं ना कहीं इनका विकास यहाँ पर बच्चों में हो पाता था। ठीक है, तो ये मानना कोहलबर्ग महोदय का था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बहुत सारे साथी दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों नैतिक तर्क क्रियाओं के बीच में स्पष्ट संबंध को स्थापित करना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता। ठीक है, इन दोनों के बीच में समर्थन को यानी कि क्या करना, समर्थन करना। ठीक है, यानी कि जो है कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में संबंध को स्थापित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क और संज्ञानात्मक परिपक्वताओं को जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रैक्सिमल विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों प्रैक्सिमल विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है आपको बताना है कि वह चरण जब अधिक विकास की संभावना हो, या फिर वह विकासात्मक चरण जब बच्चा पूरी तरीके से सीखने की जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ जिसमें बच्चे का कार्य को सही तरह यानी कि सही स्तर से समर्थन के साथ लगभग स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या फिर वह बिंदु जब समर्थन हटाया जा सकता है। सो आपको बताना है दोस्तों प्रॉक्सिमल यानी कि प्रॉक्सिमल विकास का क्षेत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, सो हम पहले समझते हैं दोस्तों प्रॉक्सिमल यानी कि प्रॉक्सिमल विकास को कि क्या होता है प्रॉक्सिमल विकास, जिसे कहा जाता है दोस्तों जेड-पीडी। ठीक है, यह एक ऐसा अवस्था को दर्शाता है दोस्तों जहां बच्चे किसी कार्य को यानी किसी के सहयोग के साथ में स्वतंत्र रूप से करने की स्थिति में होता है, तो कहलाता है दोस्तों जेड-पीडी। ठीक है, और कभी कभी आपसे डायरेक्ट जेड-पीडी पूछा जाएगा या फिर प्रैक्सिमल विकास का क्षेत्र। ठीक है, सो जेड-पीडी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें बच्चा जो है किसी व्यक्ति यानी कि किसी कार्य को सहयोग के माध्यम से, यानी कि बच्चा स्वतंत्र नहीं कर पा रहा है, किसी व्यक्ति के सहयोग से बच्चा स्वतंत्र रूप से उस कार्य को कर सकता है, तो वो कहलाएगा जेड-पीडी। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और बाल विकास में खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो एग्जाम्पल के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और आपका सोचने की जो क्षमता है दोस्तों वो अधिक होना चाहिए, यानी कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं बाल विकास के वो ज्यादातर आपके सोच के आधार पर उन क्वेश्चनों का आंसर आप वहां पर दे पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें सही सहायता समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि बच्चा अगले स्तर पर सही तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको यहाँ पर समझ में आया जेड-पीडी क्या है। ठीक है, और ये पूरे डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कि वह विकासात्मक चरण जब बच्चा पूरी तरह से सीखने की जिम्मेदारी लेता है ना। आपसे नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह एक संदर्भ जिसमें बच्चा एक कार्य को सही स्तर पर समर्थन के साथ में लगभग स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि वह बिंदु जब समर्थन को हटाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि संदर्भ में बच्चा एक कार्य को सही स्तर पर यानी कि सही स्तर के समर्थन के साथ में लगभग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, यानी कि सहयोग के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एक एड्रोगेनस यानी कि एक एड्रोगेंस व्यक्तित्व क्या है, एक एड्रोगेंस व्यक्तित्व क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सो पहला ऑप्शन है कि यह उन पुरुषों को संदर्भित करता है जिन्हें स्त्री यानी कि स्त्री गुण होता है, या फिर इनमें यानी कि इनमें संतुलन होता है, जो आमतौर पर माने जाने वाले पुरुष और स्त्रीलिंग गुणों यानी कि गुणों का मिश्रण होता है, या फिर आमतौर पर आक्रामक और अहंकारी होता है, या फिर यह समाज में प्रचलित लिंग या फिर भूमिकाओं का पालन करता है। सो पहले तो आपको यह समझना होगा ना दोस्तों कि एक एंड्रोगिन्स क्या है। सो एक एंड्रोगिन्स व्यक्तित्व आपको समझना होगा। हम बात करें दोस्तों एंड्रोगिन्स
व्यक्तित्व किसी है जिसमें कि पुरुष और स्त्री के गुण का यानी कि यहाँ पे संतुलन होता है, सो उसे कहा जाता है एंड्रोगिन्स, यानी कि जिसमें पुरुष और स्त्री के जो गुण जो मिलते हैं उसे कहा जाता है एंड्रोगिन्स। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि स्त्री के भी गुण पाए जाएंगे और यानी कि पुरुष के भी गुण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है, यानी कि उसे कहा जाता है एंड्रोगिन्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आपको देना है दोस्तों, उन व्यक्ति यानी कि उन व्यक्तियों में पुरुष यानी कि पुरुष को संदर्भित करता है जिन्हें स्त्रीलिंग गुण होते हैं, या फिर इनमें संतुलन होता है, यानी कि आमतौर पर माना जाता है कि पुरुष और स्त्री के गुण का मिश्रण होता है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में आ चुका है दोस्तों, और वो होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया एंड्रोगिन्स। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूं दोस्तों, और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बच्चों को लिंग भूमिका निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, किसके सिवाय, यानी कि छोड़कर, नेगेटिव यहाँ पे पूछा गया है। सो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि निम्न यानी कि बच्चों की लिंग भूमिका निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, सो नेगेटिव को छोड़कर प्राप्त होगी, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो पहला मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, या फिर ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ लिंग भूमिका। ठीक है, सो क्या ये क्या होता है दोस्तों लिंग भूमिका है, यानी कि जिसमें कि बच्चों को उसके आसपास के वातावरण से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये जो है लिंग की भूमिकाओं को निर्धारित करने का ये कार्य किया जाता है, मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है दोस्तों इससे। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि सिवाय पूछा गया था, यानी कि नेगेटिव, यानी कि सिवाय के अंतर्गत यदि हम देखें दोस्तों, सो नेगेटिव कौन सा है, ट्यूरो यानी कि ट्यूटोरिंग। ठीक है, ट्यूटोरिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, so, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला, और आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि लिंग भूमिका क्या होता है। ठीक है, और लिंग भूमिका में बच्चे जो है दोस्तों खासकर सामाजिक, सांस्कृतिक और मीडिया से प्रभावित होते हैं, और ट्यूटोरिंग जो है दोस्तों मुख्य रूप से एक शैक्षणिक सहायता है जिसमें कि लिंग भूमिका का निर्धारण यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बटा हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन है दोस्तों, मानकीकृत परीक्षणों की एक आलोचना यहाँ रही है। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि मानकीकृत परीक्षण की आलोचना कौन सा है। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये मुख्य रूप से मुख्य धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए पक्षपाती है। क्या ये पॉजिटिव है, या फिर इनकी भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर इन परीक्षणों को बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सकता है, या फिर ये बच्चों की क्षमताओं का स्पष्ट चित्रण नहीं होता है, यानी कि ये बच्चों की क्षमताओं का स्पष्ट चित्रण नहीं देता है। तो इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना था दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ मानकीकृत परीक्षण को। मानकीकृत परीक्षण में यानी कि ये परीक्षण क्या होता है दोस्तों, इस परीक्षण के माध्यम से मुख्य धारा की जो संस्कृति जो होती है ना, संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, और यह विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए एक पक्षपाती हो सकता है, और इन परीक्षणों की भाषा को समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई आ सकती है कि ये बच्चों को यानी कि असली क्षमताओं को मापने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है, सो उससे कहा जाता है दोस्तों मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा मानकीकृत परीक्षण क्या है। अब इसको मैं सरल शब्दों में यहाँ पे बताऊं दोस्तों, सो मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण होता है दोस्तों जिसमें कि मान लीजिए एक ऐसा स्कूल है, या हम कह सकते हैं हॉस्टल है। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जो है धर्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग रही है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि इन बच्चों के बीच में अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को यानी कि समस्या होगी, क्योंकि यदि कोई अन्य लैंग्वेज यानी कि वो बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये इस बच्चे का यानी कि भाषा को नहीं समझ पा रहा है, और ये बच्चा इस बच्चे से कुछ कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाषा को समझने में यहाँ पे बच्चे को कठिनाई होगी। ठीक है, यानी कि कठिनाई आ सकती है, और यही असली क्षमता को असली क्षमता को मापने में असमर्थ रह पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो है ये मुख्यधारा संस्कृति और प्रतिनिधित्व यानी कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये पक्षपाती हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर आलोचना बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। ठीक है, और एमपीटीटी का जो क्लास मैंने अपलोड किया दोस्तों, जिसमें कि बहुबुद्धि से लगभग 4 क्वेश्चन, पहला जो पेपर यानी कि सेकंड शिफ्ट, यानी कि सेकंड शिफ्ट नहीं कह सकता हूं बल्कि सेकंड डे में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें 4 क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और यदि हम
CTET की बात करें दोस्तों तो इसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहाँ, यानी कि सिद्धांत कहता है, अब क्या कहता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, और कितने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। बुद्धिमत्ता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, पहला ऑप्शन है। बुद्धिमत्ता के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, सो पॉजिटिव है। इसके बाद में पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होता है, गलत। इसके बाद में प्रभावी शिक्षण विधि में बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। और पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, पहले बुद्धिमत्ता का सिद्धांत को, बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें दोस्तों, बुद्धिमत्ता केवल एक ही प्रकार का नहीं होता दोस्तों, जिसमें कि बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि संगीतमय, सामाजिक और संगठनात्मक आदि, ठीक है। तो वो कहलाता है बहुबुद्धि, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों सरल शब्दों में यदि मैं यहाँ पे कहूँ, एक अच्छा उदाहरण यदि मैं यहाँ पे दूं दोस्तों, और ये उदाहरण मैंने MPTT वर्ग दिन में भी दिया था। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या मैं सबसे अच्छा तरीका कपिल शर्मा को यदि मैं यहाँ पे लूं दोस्तों, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गाना भी आता है, ठीक है, कॉमेडी करना भी आता है दोस्तों, और साथ ही साथ इससे मूवी में काम करना भी आता है, यानी कि इन्होंने कुछ मूवियां भी बनाया है। तो यहाँ पे इस आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो इससे 3 प्रकार का ज्ञान है, ठीक है। तो कौन कौन सा, गाने का भी है, कॉमेडी का भी है, और कहीं ना कहीं मूवी में काम करने का भी है। तो इस प्रकार से अनेक कार्य हो सकते हैं, अनेक बुद्धि हो सकता है। सो बुद्धि कैसा है, बुद्धि है दोस्तों, बुद्धि कई प्रकार के प्रकार से प्रकट हो सकता है। वो चाहे संगीत की बात करें, या सामाजिक की बात करें, या संगठनात्मकता की बात करें, या फिर आदि की बात करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसका सिद्धांत क्या कहता है, कि बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया है कि शिक्षक दोनों प्रकार के मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी कि शिक्षक जो दोस्तों, शिक्षक दोनों प्रकार के लिए मूल्यांकन, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करता है। सो आपको बताना है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और साथ साथ अधिगम का मूल्यांकन का उपयोग किस लिए करें, किस उद्देश्य के लिए करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, या फिर बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को जानने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए, या फिर आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि बच्चों के दर्शन, यानी कि बच्चों के प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करने और उनकी प्रदर्शन प्रमाण पत्र देने के लिए। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनकी अधिगम अंतराल को भरने के लिए, उचित लक्ष्य सेट करने के लिए, यानी उचित लक्ष्य सेट करने के लिए। ये आपको यहाँ पे बताना था अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन को समझते हैं, ठीक है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है ना दोस्तों, वो खासकर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जाता है, ना कि यहाँ पर बच्चों को जो है इनाम देने के लिए या फिर फर्स्ट नंबर आने के लिए इस प्रकार से नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों में यानी कि बच्चों की प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चा प्रगति कर सके और उचित मूल्यांकन, बच्चे का उचित मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। और अधिगम के लिए मूल्यांकन से शिक्षक जो है बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को समझता है दोस्तों, और शिक्षण रणनीति की तैयारी करता है कि बच्चे में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। और अधिगम का मूल्यांकन बच्चों की प्रदर्शन को मापना होता है और समय समय पर सुधार के लिए लक्ष्य सेट करता है शिक्षक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख पा रहे होंगे कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए शिक्षक जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन करता है और अधिगम का मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और समग्र मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है समग्र मूल्यांकन। अब यहाँ पे आपने समग्र मूल्यांकन पढ़ा होगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है दोस्तों, लेकिन आपके लिए 2-2, 3-3 नंबर खड़े कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल कर रहे होंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो पेपर होते हैं दोस्तों जो आपको ये याद दिलाते हैं कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है।
सो आपसे पूछा गया दोस्तों समग्र मूल्यांकन के बारे में, सो नहीं है वाला बताना है आपको। सो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव देख लेते हैं, ठीक है, कि समग्र विकास के यानी कि समग्र मूल्यांकन से संबंधित कौन कौन से यानी कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि भारत के शिक्षण अधिकार अधिनियम द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अभी एजुकेशन पॉलिसी जो आया है दोस्तों, जिसमें कि भारत सरकार के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत इसे यानी कि समग्र मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया दोस्तों। इसके बाद में यह शिक्षण यानी कि अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यह शिक्षण यानी कि जो समग्र शिक्षा यानी कि समग्र मूल्यांकन जो है ना दोस्तों, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है और यह बच्चों की विभिन्न अधिगम क्षेत्रों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में कि बच्चों को धीमे, गरीबी और बुद्धिमत्ता के लेबल यानी कि लेबल करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये गलत होगा, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान या समग्र मूल्यांकन दोस्तों इसीलिए नहीं निर्धारित किया जाता है कि बच्चा कम पढ़ रहा है या अधिक पढ़ रहा है, या कोई बच्चा अमीर है या कोई बच्चा गरीब है, या फिर कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला है या फिर कोई बच्चा तीव्र बुद्धि वाला है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉरी गलत ऑप्शन बताना था, यानी कि गलत पूछा गया था, सो वो होगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला। अब ये आप डिटेल देख लीजिएगा दोस्तों, निरंतर और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य का स्तर समग्र विकास और अधिगम प्रगति को मापना है, न कि लेवल को, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, बच्चों में प्रतिभाशालीपन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है, ठीक है। और ये आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो किसने दिया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। सो आपके पास में है कि बच्चों में प्रगतिशील यानी कि प्रगतिशीलपन यानी कि प्रतिभाशाली को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है। सो आपको बताना है दोस्तों किससे जोड़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन है विरासत और पर्यावरण के बीच साझा प्रभाव को, या फिर एक संसाधन समृद्धि वातावरण से, या फिर सफल माता पिता से, या फिर एक अनुवांशिक यानी कि एक अनुवांशिक दिनचर्या से, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि प्रतिभाशालीपन, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, विकास जो है विरासत और पर्यावरण के संयोजन से होता है, ठीक है। यानी कि इसमें पहला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, आपने देखा था अनुवांशिक और वातावरण, उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन निकला हुआ है, जिसमें कि प्रतिभाशाली यानी कि प्रतिभाशालीपन का जो विकास जो है दोस्तों, खासकर विरासत और पर्यावरण के संयोजन से होता है, ठीक है। यानी कि अनुवांशिकता से हम कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों से यानी कि अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के संयोजन से हो सकता है दोस्तों। और ये संसाधन समृद्ध वातावरण और माता पिता का सफल होना भी बच्चों के प्रतिभाशाली के लिए योगदान देता है, लेकिन यह केवल विरासत और पर्यावरण के बीच में संतुलन पर निर्भर होता है, ठीक है। यानी कि यह केवल पर्यावरण और जो है संतुलन, यानी अच्छा ये दोनों दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। जो कि यहाँ पे वही कहा गया है कि बच्चों के विकास के लिए, या फिर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशालीपन यदि बच्चे में है, ये उनके गुण यानी प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि प्रतिभाशाली के जो गुण यदि बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का, यानी कि ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, और वो राइट आंसर यहाँ पे है, वो है दोस्तों विरासत और पर्यावरण। विरासत मीन्स आप कह सकते हैं अनुवांशिक, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे जो है ना, उनको कक्षा में किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए। उन्हें अच्छे व्यवहार देना चाहिए, जी हाँ पॉजिटिव है, ठीक है। उन्हें संस्कृति और भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन और उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनकी भाषा के उपयोग में नकारात्मक यानी कि उनकी भाषा के उपयोग को नकारात्मकता कर समझे, ताकि वे अपने मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो ये यहाँ पे गलत होगा दोस्तों। इसके बाद में बच्चों को उनके क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और यानी कि थर्ड और सेकंड ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे दोस्तों, लगभग 2 ऑप्शन ऐसे होंगे आपके जो कि गलत होते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे गलत होते हुए नजर आते हैं। बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया था आपसे कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही गरीब वर्ग से आता है, यानी कि जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब है, ठीक है। यानी कि
जो है काम करके अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है। और उनका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाता है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल है। तो अब यहाँ पे इस बच्चे को कैसे वातावरण देना चाहिए? क्या बच्चे को जो है उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए कि ये नहीं, ये गरीब बच्चा है तो इसे अलग बिठाओ? तो ये कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद फिर उनकी भाषा के आधार पर उसे नकारात्मकता यानी कि नकारना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा दोस्तों। मान लीजिए क्योंकि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, या ऐसा हॉस्टल हम कह सकते हैं जिसमें कि अलग अलग लैंग्वेज यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों में आप ये नहीं कह सकते कि यदि ये बच्चा हिंदी नहीं बोलता है, मान लीजिए कोई बच्चा एक ऐसा लैंग्वेज बोलता है जहां से जो कि आपको नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि वो बच्चा को नकार यानी कि उस बच्चे की भाषा को नकारना चाहिए। जबकि अभी जो एजुकेशन आया है दोस्तों, उसमें मातृभाषा को पहली प्राथमिकता दिया गया है, यानी कि बच्चे को मातृभाषा के आधार पर शिक्षक को समझाना होगा, पढ़ाना होगा, ताकि बच्चा जो है अपने लैंग्वेज के आधार पर उस ज्ञान को सीख सके जो सीखना चाहिए। और धीरे धीरे बच्चे में जैसे जैसे परिपक्वता आएगी, वैसे वैसे जो है वो जो जिस भाषा में एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, वो धीरे धीरे सीखने लगेगा। लेकिन आप शुरू स्टार्ट में ही आप ये कहोगे कि बच्चे की भाषा को नकारना चाहिए, तो ये गलत होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको बताना था कि उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन और उपयोग करना चाहिए। तो क्या ये भी सही है क्या? सो ये भी गलत ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। उन्हें अच्छा व्यवहार देना चाहिए ताकि ये सभी धर्म के सभी वर्ग के बच्चे इसमें अध्ययन कर सके, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं दोस्तों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो आपसे पूछा गया है कि कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए व्यावसायिक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब ये प्रतिभाशाली से पुनः फिर से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, ठीक है। सो याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए व्यावसायिक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या शिक्षक द्वारा कस्टमाइज और उत्तेजक शैक्षणिक विधियों के द्वारा, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय देना? अब कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उससे अधिक समय देने से ही हस्तक यानी कि बच्चा सीख पाएगा या फिर कार्य कर पाएगा, ये कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला है उन्हें उनके प्रति सहानुभूति दिखाना, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिभाशाली और जो रचनात्मक जो वाले जो बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए क्या हस्तक्षेप होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की, ठीक है, तो इनके कुछ विशेष गुण होते हैं दोस्तों। इनमें सोचने की जो क्षमता जो होती है ना, वो बहुत अधिक होती है सामान्य बच्चों की तुलना में, ठीक है। ये बच्चे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ये अधिक जो है जो उत्तेजित होते हैं, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ये तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सामान्य संरचनाएं जो है या सामान्य गुण जो है इन बच्चों में खासकर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, मिलता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या रचनात्मक बच्चों के लिए क्या हस्तक्षेप यानी कि किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन किस पर निर्भर होता है, हस्तक्षेप मींस नेगेटिव आपको बताना था यहाँ पर। सो इनके अतिरिक्त समय देकर, ठीक है, यानी कि उन्हें सॉरी माफ कीजिएगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं पुनः फिर से रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि जिनमें उत्तेजक और जो है कस्टमाइज शैक्षणिक विधियां इनके द्वारा इनको दी जानी चाहिए ताकि बच्चे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त समय या फिर सहानुभूति जैसे उपाय केवल थोड़े समय के लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन सटीक शैक्षणिक विधि के लिए ये प्रभावी नहीं प्रभावी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़े समय के लिए प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सटीक के लिए यदि हम कहें तो यहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो है शैक्षणिक यानी कि पहला ऑप्शन, यानी कि शैक्षणिक कस्टमाइज और उत्तेजक शैक्षणिक विधियों का उपयोग जो है इन बच्चों के लिए करना, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूं दोस्तों। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो है विकार से यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। सो आपको बताना है कि हाइपर एक्टिव बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों एक कार्य को छोटे व्यवस्थानीय
हिस्सों में विभाजित करना, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव है, या फिर वैकल्पिक तरीके से सीखने का यानी कि प्रस्ताव देना, या फिर उनके दैनिक शेड्यूल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना, या फिर उन्हें अक्सर चंचल होने के लिए डांटना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बच्चों को आप डांट नहीं सकते हैं, है ना, उन्हें चंचल होने के लिए डांट यदि आप नहीं हो तो ये होगा दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। जो कि हाइपर एक्टिव बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है, ठीक है। अब ये तरीके कौन कौन से हैं दोस्तों? पहले तो बच्चा एक कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में, बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करवाना चाहिए, ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से करवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले बच्चों को एक ऐसा टॉपिक दो छोटा, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक दो, यानी कि इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में बांटकर या सब्जेक्टों को छोटे छोटे अलग अलग समय देकर जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है वैकल्पिक तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद में उन्हें दैनिक शेड्यूल के माध्यम से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि बच्चों की क्षमताओं के आधार पर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, यानी कि बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला दोस्तों, वो देखने को मिला जो कि नेगेटिव बताना था आपको, और नेगेटिव ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, और वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाइपर एक्टिव बच्चे, हाइपर एक्टिव बच्चे मींस यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चों को डांटना उनकी स्थिति और बिगड़ाना होता है, यानी कि बच्चों को, यानी कि हाइपर एक्टिव बच्चा यदि है और उसे आप डांट रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो है उसकी स्थिति को आप बिगाड़ रहे हो। इसके बजाय बच्चों को कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे शारीरिक गतिविधि को मैं सरल शब्दों में यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं दोस्तों, सो यहाँ पे जो है अभी जो एजुकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों को, वो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक आपको पता होगा दोस्तों, एक होता है समता और एक होता है समानता, ठीक है। तो ये दोनों को आपको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। अभी जो बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है दोस्तों, वो शारीरिक गतिविधियों में शामिल कर यानी कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को दिया जा रहा है। कैसे? मान लीजिए कोई कैसा, यहाँ पे एक मैच चल रहा है, ठीक है, आप ये मैच देख रहे हो और यहाँ पे 3 बच्चे हैं दोस्तों, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक बड़ा बच्चा है, और एक इससे भी बड़ा बच्चा है। मान लीजिए दोनों बच्चे समान एज के हैं, ठीक है, यानी कि एक सबसे छोटा बच्चा है और 2 ऐसे बच्चे दोस्तों जो कि समान एज के हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में एक ग्राउंड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक हम कह सकते हैं दोस्तों इतना ऊंची हाइट पे एक ग्राउंड है, ठीक है, उसके ऊपर से बच्चे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे उचित क्या होगा दोस्तों कि बच्चे को एक ऐसा साधन देना होगा लास्ट वाले बच्चे को, ताकि वो भी देख सके। यदि बच्चे को कोई साधन यहाँ पर नहीं दिया जाता है तो बच्चा जो है मैच यहाँ पर नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो एजुकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनको जो है उनकी व्यवस्था के आधार पर उनको साधन दिया जाता है और इस प्रकार से एजुकेशन यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा शारीरिक गतिविधि, ठीक है, इसमें शामिल यहाँ पर करना चाहिए जिससे कि बच्चों को एजुकेशन में मदद मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो है यानी कि गलत बताना था। सो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला। इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में कि विविधात्मक सोच के पैटर्न बच्चों को पहचानने में खालिश देने की पहचानते हैं, जो कि आपको बताना दोस्तों कि वे असक्षम होते हैं या फिर डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं या फिर रचनात्मकता होते हैं। रचनात्मकता मींस बच्चा कैसा है दोस्तों, सोचने में क्षमता यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा कह सकते हो दोस्तों, या फिर लचीलेपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है विविधता यानी कि विविधतात्मक सोच, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों विविधात्मक सोच के पैटर्न वाले बच्चों की पहचान जो है आपको करना है। सो कौन से बच्चे हैं होते हैं, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, और वो होगा रचनात्मक कौशल, यानी कि विविधात्मक सोच, यानी कि बच्चा अलग अलग माध्यम से अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग समस्याओं का समाधान कर रहा है बच्चा। तो वो किस बच्चे में होगा दोस्तों, जो रचनात्मक बच्चा होगा, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, जो सोचने की जो क्षमता है उसमें अधिक होगा, वो बच्चा इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों विविधात्मक सोच, किसमें होता है दोस्तों, प्रतिभा यानी कि रचनात्मक सोच वाले बच्चों में, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला। इसके बाद में ही आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, रचनात्मक कौशल में ये मदद करता है, यानी कि इसमें बच्चे नए और विविध विचारों का निर्माण यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक बच्चों को कक्षा में समस्या समाधान के तरीके को मॉडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाता है।
क्वेश्चन को पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन पूछे गए कि शिक्षक बच्चों को कक्षा में समस्या समाधान के तरीके को मॉडल करने के लिए समस्या समाधान को यानी कि समस्या समाधान को, ये मान लीजिए कोई वैसा बच्चा है यानी कि ऐसे बच्चे कैसे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में समस्या है, तो उनकी समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षक क्या कर रहा है, क्या करेगा, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्या तरीका अपनाएगा। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, या फिर कुछ हल करें यानी कि कुछ हल करने करने में गलतियां करने के बारे में यानी कि ईमानदार होना, या फिर शब्दावली जैसे सोच, विचार, प्रयास और विभिन्न उत्तर का उपयोग करना, या फिर ऐसे प्रश्न पूछना जिनका उत्तर संकुचित हो। ठीक है, यानी कि सरल हो। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा कि ऐसे प्रश्न यदि आप बच्चे से पूछ रहे हो जो बहुत ही सरल है, तो बच्चे की समस्या का समाधान आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, बल्कि बच्चे को आप बिगाड़ रहे हो, क्योंकि बच्चे से यदि आप सरल या आसान ही क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये गलत होगा दोस्तों। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया और चर्चा बच्चों के साथ में करना, उन बच्चों के साथ में करना चाहिए। जी हाँ, पॉजिटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला है, कुछ हल करने में गलतियां करने के बारे में उन्हें ईमानदारी यानी कि ईमानदार करना, यानी कि उन गलतियों के बारे में बच्चों को समझाना और बताना। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे, शब्दावली जैसे सोचना, विचार, प्रयास और विभिन्न उत्तर का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नहीं है वाला। ठीक है, तो नहीं है वाला जो ऑप्शन है आपके पास में, और वो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भावना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों भावना है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है दोस्तों स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना। ठीक है, अब यहाँ पे भावना को समझना है, भावना क्या होता है, इसका अर्थ के आधार पर आपको यहाँ पे बताना है। स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। ठीक है, सो डर की यदि हम बात करें दोस्तों, डर एक भावना है, ठीक है, जो कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का ये कार्य करता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पर मिल चुका होगा, जो कि आपसे पूछा गया था। भावना क्या है? भावना एक डर है जिसके माध्यम से हमारा शारीरिक मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और स्मृति में यानी कि ध्यान करना है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, कि उत्तेजना और एक बाहरी उत्तेजना होता है। ठीक है, डर एक भावना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध दूध यानी कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ में एक मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बारे में सबसे अच्छा व्याख्या आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि 3 साल का बच्चा क्या बताता है कि दूध जो है, दूध बूथ के यानी दूध बूथ में एक मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। दूध यानी कि एक बूथ द्वारा तैयार किया जाता है। बूथ मीन्स वो बूथ जो डराया जाता है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा दोस्तों डर वाला, ठीक है, एक बच्चा कहता है कि दूध जो है बूथ में एक मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा व्याख्या क्या है? ठीक है, बच्चे का दुनिया के प्रति सीमित अनुभव है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को जो है दूध के बारे में पता ही नहीं है, दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं है। क्या ये है? ये फिर बच्चे का उत्तर उसके दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है, या फिर बच्चे ने कभी गाय को देखा ही नहीं हो, या फिर बच्चे का परिवार उसे प्रेरणादायक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन। क्यों? बच्चों का उत्तर उसके दूध बूथ से खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि बच्चा यदि कह रहा है कि दूध जो है दूध बूथ में एक मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। यदि बच्चे को ये ज्ञान हो दोस्तों कि बच्चा कहाँ से दूध ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा वही बता पाएगा जो उसने देखा है। अब ये कहना यहाँ पे उचित नहीं होगा कि बच्चे को दुनिया के बारे में सीमित ज्ञान है, यानी कि कम ज्ञान है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि बच्चे ने कभी गाय को देखा ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है बच्चों का परिवार उसे प्रेरणादायक, तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों प्रेरणादायक और वातावरण से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? यानी कि शिक्षक की भूमिका जो होता है ना, उसको अच्छा
अच्छे से दर्शाने वाला ऑप्शन आपको बताना है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? अनुशासन बनाए रखना। तो ये अनुशासन बनाए रखना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चा क्योंकि शिक्षक का ये कार्य नहीं होता है कि बच्चे को अनुशासित रूप में ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि शिक्षक को निर्देश यानी कि निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तक का पालन करवाना है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे शिक्षक ये नहीं कह सकता कि बस आप रटो, पुस्तक में जो दिया गया है उसका उसको पढ़ो। ठीक है, तो ये कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा। यानी कि अभी जो एजुकेशन है या फिर एजुकेशन पॉलिसी जो आया दोस्तों, उसमें इन बातों को इग्नोर अभी यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना और पुनरावलोकन के लिए पर्याप्त समय छोड़ना, क्या ये होगा? या फिर आरामदायक वातावरण बनाना जहां बच्चे संवाद और जांच के माध्यम से सीख सके। ठीक है, क्या ये होगा? तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बचे आपके दो ऑप्शन। तो पहला थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब फोर्थ थर्ड ऑप्शन की ओर लेके चलता हूँ पुनः फिर से मैं, और आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना और अवलोकन के लिए पर्याप्त समय छोड़ना। ठीक है, छोड़ना महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ फोर्थ ऑप्शन की, एक आरामदायक वातावरण बनाना जहां बच्चे संवाद और जांच के माध्यम से सीख सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, कैसा कौन सा अच्छे तरीके से दर्शाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से दर्शाता है यानी कि शिक्षक की भूमिका को अच्छे तरीके से दर्शाता है, यानी कि पॉजिटिव बताना था, और वो वही होगा दोस्तों, यानी कि आरामदायक वातावरण बनाना बच्चों के लिए। ठीक है, जहां बच्चे संवाद कर सके। संवाद मीन्स एक दूसरे के साथ में जो है बच्चे अपने ज्ञान के या फिर बच्चे ने जो सीखा है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, और जांच के माध्यम से मीन्स मान लीजिएगा कोई एक ऐसा शिक्षक है, बच्चे यानी कि बच्चों को उसने कुछ लिखने के लिए कहा या फिर कुछ सिखाया बच्चों को, सिखाने के बाद में या फिर हम कह सकते हैं सरल शब्दों में लिखने के लिए दिया बच्चों को। ठीक है, उसके बाद में बच्चों को कहा कि आप एक दूसरे के कॉपियों को चेक करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों का ज्ञान जो है एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, एक दूसरे के बीच में शेयर हो रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, आरामदायक वातावरण बनाना होता है शिक्षक को, और साथ ही साथ संवाद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध शिक्षण को बढ़ावा देता है। सो आपको बताएं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को बढ़ावा देता है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों, कक्षा में विविध सामग्री प्रदर्शित की जाती है लेकिन बच्चों की पहुंच से बाहर तक, यानी कि बच्चों की पहुंच से बाहर तक की सामग्री ज्यादा समय तक चले। अब ऑप्शन को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि कक्षा में विविध सामग्री प्रदर्शित की जाती है ताकि यानी प्रदर्शित की जाती है लेकिन बच्चों की पहुंच से बाहर। अब यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों, बच्चों के पहुंच से बाहर ताकि सामग्री ज्यादा समय तक चले। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव, यानी कि कक्षा में समृद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए यदि आप बच्चों के कैसे सामग्री प्रदर्शित कर रहे हो जो कि बच्चों के यानी कि बच्चों से बाहर हो, यानी पहुंच से बाहर हो, ताकि सामग्री को आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाना है। यानी कि आप यहाँ पे कुल मिला के जो है यानी कि सामग्री को चलाना चाह रहे हो और व्यवस्था को कम करना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो। तो इस प्रकार से यदि आप कर रहे हो तो ये होगा नेगेटिव। ठीक है, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि एक कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां होने हैं। ठीक है, और बच्चे के साहित्य और गतिविधि यानी कि जो है विविधताएं खुले सेल्फ में दिन के किसी भी समय में सुलभ है। ठीक है, क्या ये होगा? इसको अभी मैं छोड़ता हूं, इसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन के लिए और लेके चलता हूं, एक कक्षा जिसमें संगठित सामग्री अलमारी में रखी जाती है और सप्ताह में एक बार स्वतंत्र खेल के लिए यानी कि स्वतंत्र खेल के लिए बाहर निकाला जाता है। तो ये भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जो भी सामग्री दिया जाता है बच्चों के लिए वो खेलने के लिए दिया जाता है, ना कि अलमारी में रखने के लिए। और बहुत सारे शिक्षक अभी भी ऐसा करते हैं दोस्तों कि जो सामग्री जो मिलता है उसे रखते हैं ताकि वो दिखाया जा सके कोई टीम आए तो। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों कि एक कक्षा जिसमें कि संरचित और योजनाबद्ध सीखने की प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा ही निर्देशित हो। तो ये भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुस्तक में जो लिखा है वही ज्ञान है, वही ज्ञान यानी कि वही सीखना है, वही बच्चों को आप सिखा रहे हो। तो एक प्रकार से आप रटन प्रणाली के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ही, यानी कि बच्चों को खुले गतिविधि देना चाहिए और बच्चे के साहित्यिक गतिविधि खुले सेल्फ मीन्स स्वयं
से यानी कि स्वयं के दिन के लिए समय सुलभ कर सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके डाउनलोड करके एक बार इसे अच्छा से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि फ्री में आपको आपकी तैयारी के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा यानी कि कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका को अच्छा तरीके से दर्शाता है। ठीक है, क्या कक्षा में उपलब्ध संसाधन और जो है समग्र सामग्री यानी कि संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, या फिर वे राज्य देश में शिक्षण समानता बनाए रखते हैं, या फिर वे शिक्षक और अभिभावक को अध्ययन एवं मार्गदर्शन के रूप में मदद करते हैं, या फिर वे एक संसाधन की कमी वाले संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाला स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था दोस्तों, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहला ऑप्शन दे पा रहे होंगे जो कि आपसे पूछा गया था कि कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्य पुस्तकों की भूमिका में सबसे अच्छा तरीका को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है दोस्तों भी कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो। ठीक है, न कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही साधन हो। ठीक है, और फोर्थ सेकंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, राज्य देश में शिक्षण समानताएं हो। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अलग अलग यानी कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि संसाधन समान हो। ठीक है, इसके बाद में शिक्षकों और अभिभावकों को अध्ययन और मार्गदर्शन के रूप में मदद करता है। ठीक है, तो ये गलत होगा दोस्तों। इसके बाद में संसाधनों की कमी वाले, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में अपनी समझ यानी कि 2005 में अपनी समझ से किससे संबंधित है, अपनी समझ से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो आया था दोस्तों, वो जो है अपनी समझ से यानी किस प्रकार से संबंधित है, क्या मानवतावाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है, संरचनावाद से संबंधित है, या संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तो पॉजिटिव ये देंगे या फिर ये देंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संरचनावादी वैसे मैंने आपको शुरू स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों। संरचनावादी में यानी कि इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखने और अपने अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के जो अवसर बच्चों को मिल रहे हैं, यानी कि इनकी क्षमता जो यदि बच्चे में है तो वो होगा रचनावादी बच्चा। ठीक है, और रचनावादी के अनुसार शिक्षक में जो है बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का मौका बच्चों को देते हैं, जहां पे बच्चा अपने विचार और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी यानी कि थर्ड ऑप्शन रचनात्मकता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिला, और ये पूरे डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। सो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो ढांचा है 2005 का ढांचा है, ये अपनी समझ में रचनात्मकता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में बच्चों को प्रेरित माना जाता है यदि कब वे स्कूल में साफ सुथरा कपड़े पहनकर आते हैं, तो या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो या फिर सभी बच्चे नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो या फिर वे शिक्षक से स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि एक कक्षा में बच्चों को प्रेरित कर यानी कि प्रेरित माना जाता है, क्या कब माना जाता है प्रेरित, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वे शिक्षक से स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछ सके। ठीक है, अब ये क्यों होगा, अब हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन पूछा गया था कि वे स्कूल में साफ सुथरा कपड़े पहनकर आते हैं, तो ही बच्चे को यानी कि तो बच्चे प्रेरित माने जाएंगे। ठीक है, ये कहना यहाँ पे गलत होगा दोस्तों। एक शिक्षक ये नहीं कह सकता है कि कोई बच्चा साफ सुथरा कपड़ा पहन के नहीं आया तो उसको साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आना है। ठीक है, तो ये गलत होगा। इसके बाद में कक्षा के अनुशासन बनाए रखना यानी कि बच्चों को अनुशासित रूप में बनाए रखना, ये उचित नहीं होगा दोस्तों शिक्षक के लिए। शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चों को सही माहौल दिया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए और सही वातावरण दिया जाए, जिससे कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कर सके और सीख सके, न कि बच्चों को अनुशासन के रूप में अनुशासित करके रखना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में सभी बच्चे जो है नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करें। ठीक है, तो ये भी गलत होगा दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला है, शिक्षक से स्पष्ट रूप से जो है प्रश्न पूछ सके, यानी कि शिक्षक बच्चों को मौका दे ताकि बच्चे को जो भी डाउट हो, जो भी गलती हो, जो यानी कि जो भी समझ में ना आए वो शिक्षक से पूछ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पॉजिटिव होगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, ये पूरा डिटेल जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया वही है। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है। ठीक है, सो आपके पास में पहला ऑप्शन है दोस्तों नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करना, यानी कि आयोजित किए जाने चाहिए क्या, यानी कि बच्चों की शिक्षा, यानी कि बच्चों की शिक्षा को सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब इससे दो पॉइंट निकल के सामने आते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, एक उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण क्या है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक होता है निदानात्मक। ठीक है, सो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण ये दोनों को आपको अच्छा से पढ़ना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका उसी से, इन दोनों पॉइंटों से पूछा गया है कि बच्चे, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिनकी शिक्षा को सुधार करने के लिए, यानी कि सुधार करना है, तो उसके लिए उपयुक्त उपाय कौन सा है ये आपको पूछा गया है। कि उनके मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करना चाहिए, या फिर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से सामग्री समझानी चाहिए, या फिर कक्षा में किसी भी प्रकार के, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को बच्चों को वास्तविक जीवन स्थिति पर एक दूसरे से संवाद करने में मदद करनी चाहिए, यानी कि मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था दोस्तों, और पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, और वो है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, यानी कि पॉजिटिव होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है शिक्षक को देना चाहिए दोस्तों, एक दूसरे के बीच में संवाद करना, ना कि अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो संवाद करना ताकि बच्चे एक दूसरे से मदद कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब पहला ऑप्शन गलत क्यों हुआ दोस्तों, नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित करना, यानी कि बच्चे की सुधार करना है। ठीक है, बच्चे को कोई समस्या आ रही है, यानी कि पढ़ने में कोई समस्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा को मूल्यांकन करे कि बच्चा इतने पढ़ने में, यानी कि पढ़ने में इतना सक्षम है, या फिर ये बच्चा जो है कमजोर है, या फिर ये बच्चा होशियार है। यदि आप इस प्रकार से करते हो ना दोस्तों, तो जो कमजोर बच्चा होगा वो असहाय होगा, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा वहां से हटने लगेगा, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। तो ये आपका काम नहीं है। एक शिक्षक का कार्य होता है सभी बच्चों को समान एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को समान संसाधनों के माध्यम से एजुकेशन देना। ठीक है, ना कि समान एजुकेशन देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग बच्चों की जो क्षमता जो होती है, सीखने की क्षमता, वो अलग अलग होती है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से सामग्री समझाना। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता फोर्थ ऑप्शन को दोगे। इसके बाद में कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता हमें देना है, शिक्षक को वास्तविक जीवन शैली की, जीवन स्थिति पर एक दूसरे से बच्चों को संवाद करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्लास आपको कैसा लगा अब जरूर बताइएगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, उसे डाउनलोड करके एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा जब तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। इनको मैं पूरा अपलोड करूंगा दोस्तों, पूरे कंप्लीट क्लासेस जो है आप लोगों के लिए देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में जो थ्योरी वाले जो चैप्टर है दोस्तों, टॉपिक्स है सीडीपी के, उन सभी टॉपिक्स को मैं अच्छा से और बहुत ही सटीक से एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा। सो हर एक क्लास को आप देखते जाइएगा दोस्तों। सो लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको, उसके बाद में कमेंट्स करके बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वहाँ अनुशासन जो एक शिक्षण वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है खालिस्तान। आपको बताना है दोस्तों कि अब क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि वह अनुशासन जो एक शिक्षण वातावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्या बच्चों को अपनी सीखने को नियंत्रण और निगरानी करने में मदद करता है, या फिर शांति रखने, यानी कि शांति बनाए रखने में मदद करता है, या शिक्षक को निर्देश देने में मदद करता है। एक शिक्षक का ये काम नहीं होता दोस्तों कि एक निर्देश ही देना हो। ठीक है, या फिर बच्चों को यानी कि रट्टा मारकर पाठ याद करवाने में मदद करता है, तो ये भी एक शिक्षक का कार्य नहीं होता। ये तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया था अनुशासन को एक शिक्षण वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा दोस्तों कि बच्चों को सीखने और उनके नियंत्रण और निगरानी में ये मदद करने का कार्य करता है कौन, अनुशासन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिला दोस्तों, और ये पूरा निचोड़ आपके पास में है, और ये मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। सो यही है, रटन प्रणाली के माध्यम से बच्चों को नहीं समझा सकते, बल्कि बच्चों को रचनात्मक तरीके से और सृजनात्मक और समझ के आधार पर बच्चों को आपको पढ़ाना होता है, ताकि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण कर सके। ठीक है, सो ये आपके पास में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूरा कंप्लीट जो है क्लास आपको देखने को मिला, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो उसे डाउनलोड करके एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को कंप्लीट रूप से
आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, फिर भी मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों के लिए सही समय पर सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं जो आपको चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास में सही समय पर सटीक सही जानकारी यदि मिल गया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप उन उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो भीड़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।